हेलो एवरीवन, मैं उत्कृष्ट गुप्ता 9.0 मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आईटी बॉम्बे में। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे वेक्टर्स क्या होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स की डिस्कशन करेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे और साथ साथ हम ये देखेंगे कि उसका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ की इसका हम नीड क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। इसके जो हम कॉन्सेप्ट्स और जो डेफिनेशंस यहाँ पे यूज़ करेंगे स्पेसिफिकली फॉर द वेक्टर्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे जो भी हम एनालिसिस करेंगे अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आगे। सो हमें वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सो दैट कि हमें वहाँ पे वो इशूज़ ना आए। तो ये चीज़ क्या है कि ओवरऑल जो वेक्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज होता है इन इंजीनियरिंग। सो वेक्टर्स का अंडरस्टैंडिंग थॉरोली होना इज मच इंपॉर्टेंट कि अगर हम किसी और जगह पे उसे अप्लाई कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम दिस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सो एक बार रिपीट रिवाइज करते हैं हमने कुछ क्विक डेफिनेशंस को। पहला चीज़ अपना स्केलर्स। स्केलर्स एक ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एग्जाम्पल के लिए सिंपल सा वॉल्यूम, स्पीड, मास, टाइम, ये सिर्फ क्या है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इनको सिर्फ एक टाइम ओवरऑल हमारा जो चीज़ है उसकी कोई स्पेसिफिकली सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मास मास 10 kg है, 5 kg है, ग्राम्स में वो बोल के उस चीज़ को डिफाइन कर सकता हूँ। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ वॉल्यूम, जो लीटर्स या फिर मिली लीटर्स के टर्म्स में डिफाइन हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या होती है हमारे वेक्टर्स। वेक्टर्स एक क्वांटिटी जो होती है जैसे तीन कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है। पहली चीज़ उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरी चीज़ उसके पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ की वजह से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये वेक्टर्स का सम करने का एक तरीका होता है। ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई करनी चाहिए। हम इन तीनों चीज़ों में से जो ये लास्ट है पैरेललोग्राम, इसको अभी आगे देखेंगे कि ये कैसे डिफाइन होता है, ये क्या होता है। बाकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आई गेस इट्स प्रीटी मच ऑब्वियस कि मैग्नीट्यूड तो हम समझते हैं क्या है, डायरेक्शन ये कि वो किस तरफ ओरिएंटेड है इन आर स्पेस, हम किस तरह से हमारे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उस तरह में ओरिएंटेड है, वो चीज़ हमें वेक्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पता होना। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल फोर्स। और फोर्स बहुत कॉमन है क्योंकि हम उससे समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे अगर फोर्स लगा रहा है तो उसको डायरेक्टली डायरेक्शन वाइज ओरिएंटेड होना पड़ता है। दूसरी चीज़ वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट जब कवर करने के लिए जो उसे जो रेशियो चाहिए होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, वो हमें वेलोसिटी को डिफाइन करता है। डिस्प्लेसमेंट सेंस एक वेक्टर क्वांटिटी है, उससे तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इसलिए वो हमारी जो वेलोसिटी होती है वो भी वेक्टर में आती है। और इसका ही डेरिवेटिव एक्सेलरेशन है। तो ओवरऑल ये तीनों चीज़ रिलेटेड है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लो कि अगर कोई वेक्टर है, अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी चीज़, दूसरी चीज़ मतलब वो भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। ये जब दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनके बीच में अगर कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो कि एक स्केलर होगा, ये मेरा वेक्टर है। मैं भी यहाँ तो बताऊंगा कि मैं इसे नीचे बाहर भी बना रहा हूँ, हम ये पिक पर जस्ट थोड़ी देर में देखते हैं। ये एक स्केलर है। तो ओवरऑल हमारी जब इस टाइप की कंडीशन होती है, अगर हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें स्केलर से तो हमें स्टिल एक वेक्टर मिलता है। इस टाइप से हम रिलेशन कर सकते हैं, हम किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्केलर्स, तो हमें अल्फा वेक्टर मिलता है। बट हम दो वेक्टर्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके एज अ वेक्टर नहीं निकाल सकते, उसके कई काफ़ी अलग अलग चीज़ें बनती हैं। सो उसे हम अलग तरीके से देखते हैं। क्या बात करने हमें यहाँ पे कि कन्वेंशन क्या होता है हमारा इसके रिलेटेड। पहला कन्वेंशन क्या हुआ कि हमारा जो भी स्केलर होंगे हम उसको स्मॉल अल्फाबेट्स में डिफाइन करेंगे। यानी कि जैसे वी वेलोसिटी को अगर मैं वी से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ये एक मटेरियल स्केलर नहीं है, अपना स्पीड स्केलर है, तो हमारा उसे मैं स्मॉल वी से डिफाइन कर सकता हूँ। या फिर मैं क्या करता हूँ, उसे कैपिटल में बनाना है तो मुझे इसे इटैलिक्स में लिखना पड़ेगा, यानी कि मुझे वी को ऐसे बंद करना पड़ेगा। या तो मैं वी ऐसे लिखूँ जो स्पीड को लिखने के लिए, स्पीड को लिखने का एक तरीका मेरा होगा कि स्मॉल वी बनाऊँ, एक कैपिटल वी बनाऊँ लेकिन इटैलिक्स में बनाऊँ। और तीसरा चीज़ कि अगर मैं उसे एज अ वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखूँ, अभी हम देखेंगे वेक्टर को लिखने के जो भी तरीके हैं उस सबको इसके अंदर डालना है, इस दो बार्स के बीच में, वो उसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन करते हैं। दूसरी चीज़ हमारा होता है वेक्टर्स। वेक्टर्स मान लो यहाँ पे हमारे वेलोसिटी है। ये दो मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वेलोसिटी की केस जो है वो वेक्टर को करस्पॉन्ड कर रहा है, स्पीड सेम ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए स्केलर क्वांटिटी होती है, सेम ही सिमिलर चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एज अ स्केलर क्वांटिटी होती है। तो दोनों के बीच में वो कनेक्शन है कि हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस, स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है थ्रू दिस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो मुझे इसको बोल्ड करना पड़ेगा, तो मैं वी को बोल्ड करना पड़ेगा लिखते समय। टाइप करते समय इज मच इजियर, लिखते समय बोल्ड करना इज मच डिफिकल्ट। सो मोस्टली ये वाला नोटेशन डिच कर दिया जाता है, लोग यूज नहीं करते। यहाँ पे तो स्मॉल भी लो या कैपिटल भी लो, इट डजेंट मैटर, तुम एटलीस्ट बोल्ड करो उतना सफिशिएंट है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि तुम जो भी चीज़ लिखो उसको अंडरलाइन करो रिप्रेजेंट करने के लिए, या उसके ऊपर एक एरो बना दो। एरो जस्ट टू डिफाइन कि उसमें डायरेक्शन है, अंडरलाइन इज अ डिफरेंट नोटेशन क्योंकि टाइप करते हुए इजी रहता है, ये भी रीजन है। ओवरऑल हम और भी मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, अगर तुम कॉमनली किसी बुक में देखोगे तो इवन हो सकता है, जैसे यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए कैप भी लगा देते हैं, हैट बोलते हैं। ये भी कई तरीके हो सकते हैं वेक्टर्स को दिखाने के लिए। अगर तुम कोई टेक्स्ट बुक पढ़ोगे सो यू माइट फेस सच सॉर्ट ऑफ, तो तुम्हें बस क्लैरिटी होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ ये रिप्रेजेंट करी है, वो चीज़ रिप्रेजेंट करी, सो दैट जो भी वो एनालिसिस कर रहे हैं वो प्रीटी मच ऑब्वियस है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे पैरेललोग्राम लॉ की। पैरेललोग्राम लॉ बेसिकली क्या होता है,
वो हम उससे देखने से पहले एक चीज स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन आर स्पेस जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर रहा है। हमारे ये मान लो एक रेफरेंस है, रेफरेंस डायरेक्शन कुछ यहाँ थी, ये लाइन हमारी रेफरेंस डायरेक्शन है। मेरा जो भी वेक्टर होगा वो रेफरेंस डायरेक्शन के मैं टेल से टेल में लाता हूँ, तो मुझे ये दिख रहा है कि उस रेफरेंस डायरेक्शन से जो भी एंगल वो बना रहा है थीटा, वो बेसिकली उसकी ओरिएंटेशन बता रही है कि उसकी डायरेक्शन क्या है या उसकी ओरिएंटेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस लाइन। यहाँ पे थीटा है, ये वेलोसिटी का, ये जो भी वेक्टर वी है, वी से डिनोट हो रहा है। वी देखो यहाँ पे बोल्ड करा हुआ है, इसका मतलब वो वेक्टर है, तो वो वी को डिनोट कर रहा है, तो वी कुछ थीटा बना रहा है रेफरेंस डायरेक्शन, तो उसकी ओरिएंटेशन डिफाइन हो गई। अच्छा, अगर वो वेक्टर तुम्हारा वी है तो उसका जो हम अगर नेगेटिव वी लिखेंगे, यानी कि उसका जो नेगेटिव होता है वेक्टर का वो माइनस वी से डिफाइन होता है, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। और उसमें खास बात क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। मेरा वी यहाँ से ओरिजिनेट होकर अगर ऐसे जा रहा था, तो मेरा माइनस वी यहाँ से ओरिजिनेट होकर ही सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होगा, बट उसका जो हेड है वो जगह चेंज कर लेगा। ये चीज क्लियर है कि हमारा जो भी वेक्टर होता है उसका जो जहाँ से ओरिजिनेट होता है वो टेल होता है, और जहाँ एंड होता है वहां पे एरो होता है। ये टेल है मेरे वेक्टर का, टेल है, और ये मेरे इसका एरो जो है इसका हेड है। ठीक है, इस टाइप से हमने वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका निकाला है। अब यहीं पे हम बात करते हैं ना पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है। पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से अगर मेरे पास दो वेक्टर है, यानी कि v1 वेक्टर है, v2 मैंने यहाँ पे डिनोट करा है v1 से, और यहाँ पे से v2 से, ये वेक्टर को मैंने कैसे ज्वाइन किया है, मैंने इसके टेल टू टेल ज्वाइन करना है। टेल यहाँ पर है पहले वाले वेक्टर की, दूसरे वाले वेक्टर की टेल यहाँ पर है। मैंने क्या किया, ज्वाइन करा है टेल टू टेल से। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे टेल बनाया, मैं इसे शिफ्ट करूँ, और मैं सिंस ये फ्री वेक्टर है मैं इसे शिफ्ट कर सकता हूँ पहला चीज, तो मैं इसे यहाँ शिफ्ट करके ऐसे बना दूँ, इसकी टेल से हेड को मिला दूँ, और इसको मैं शिफ्ट करके ऐसे इसकी हेड से टेल मिला दूँ, तो क्या हुआ, एक ओवरऑल क्या बना, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी दो साइड्स, दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, मतलब पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है। ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, इस वजह से पैरेललोग्राम है। तो अगर मैं ऐसी सिचुएशन में इस वेक्टर को डिफाइन कर पा रहा हूँ इन दो वेक्टर्स को, तो जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होता है इन दोनों वेक्टर्स के वेक्टर सम का जो रिजल्टेंट होना चाहिए v से जिसे हम डिनोट कर रहे हैं, वो ये जो पैरेललोग्राम मिलके बना रहे हैं उसका डायगोनल होता है। और डायगोनल भी कैसे, जहां इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट था टेल पे, वो वेक्टर भी वहीं से ओरिजिनेट होगा, और वो कहाँ तक जाएगा, जहाँ पे इसका एंड हो रहा है डायगोनल का, तो वो वहां से लेके वहां तक ज्वाइन करेगा। तो मेरा बेसिकली v कहाँ से कहाँ तक है, इसका टेल से ज्वाइन शुरुआत हो रही है और चलते हुए जा रहा है जहाँ पे ये पैरेललोग्राम का डायगोनल एंड हो रहा है। सो ओवरऑल मैं इस b को कैसे लिख सकता हूँ, एज एन इक्वेशन b इज इक्वल टू v1 प्लस v2। यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे v1 भी बोल्ड में और v2 भी बोल्ड में, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर है, और मेरा जो v है वो भी बोल्ड में, इसका मतलब वो भी वेक्टर है। तीनों के अंदर डायरेक्टली डिस्टेंसेस का मतलब, अगर मैं इसको सम वेक्टर सम के थ्रू लिख रहा हूँ तो मैं स्टेप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि वो उस दोनों के v1 और v2 के पैरेललोग्राम का डायगोनल बना रहे हैं, और इसे हम इन शॉर्ट वेक्टर सम बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों का रिजल्टेंट है सम करके आ रहा है वेक्टर भी। अब ठीक है, इसमें एक और चीज होती है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो एग्जैक्टली इसी से रिलेटेड है जो हम पैरेललोग्राम में कर रहे थे, हम उसी से ही इस चीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं v1 और v2, हमने उन्हें ज्वाइन कैसे किया, हेड टू टेल। कहने का मतलब पहले वाले वेक्टर का जो हेड है वो हमने ज्वाइन किया है दूसरे वाले वेक्टर के टेल से। ठीक है, जब ऐसी सिनेरियो होता है तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर भी आना चाहिए इन दोनों के वेक्टर सम से, वो स्टार्ट कहाँ से होगा, हमारे इस पहले वाले के टेल से स्टार्ट होगा, चलते चलते वो जाएगा जहाँ पे बी सेकंड वाले का जो हेड है। अगर यहाँ पे और भी वेक्टर्स होते तो ऐसे होता है कि हम सबको हेड टू टेल ज्वाइन करते, मान लिया तीन वेक्टर होते हैं ऐसे, ये हेड टू टेल वापस ज्वाइन किया, फिर वापस हेड टू टेल ज्वाइन किया, और यहाँ पे चार वेक्टर्स हैं। मैंने सबको क्या किया, मेरे पास रैंडमली चार वेक्टर रखे होते, मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। एक वेक्टर मेरे पास ऐसे था, एक वेक्टर मेरे पास वाला, ये वाला वेक्टर देखो यहाँ पर है, ये वाला वेक्टर यहाँ पर है, और ऐसे ये वाला वेक्टर यहाँ पर है। ये चारों वेक्टर थे मेरे पास रैंडमली ओरिएंटेड थे, मैंने सबको उठाया इस टाइप से टेल टू हेड टू टेल ज्वाइन किया। फिर क्या हुआ, लास्ट वाले से मुझे ज्वाइन करना है इसके फाइनल वाले के हेड को, जो इसे ज्वाइन करेगा वो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा v। v जो भी तुम नाम देना चाहो, बट वो एटलीस्ट एक वेक्टर होगा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इंडिविजुअल v1 v2 v3 और v4 सारे वेक्टर्स। यही हमारा ट्रायंगल लॉ। अभी ट्रायंगल लॉ उससे पैरेललोग्राम लॉ से कैसे आ रहा है, पैरेललोग्राम लॉ में हमने ऐसे किया था और इसे ऐसे किया, और हमारा जो रिजल्टेंट था तो इन दोनों के बीच में जो पैरेललोग्राम बन रहा है उससे आ रहा था। अब यहाँ पे एक चीज है, मैंने बोला था ये फ्री वेक्टर है, फ्री वेक्टर है तो मैं इसे उठा के ट्रांसलेट कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे उठा के ऐसे मूव करता हूँ, उसे ऐसे मूव कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस वाले को शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं इसको लेके जा रहा हूँ यहाँ तक मूव करा रहा हूँ, तो बेसिकली ये ऐसे मूव करा, क्या मतलब टेल से उठा के इन दो इसको टेल वाले से ही मूव कराते करते करते इसको हेड पे मिला दूँ, तो इसका हेड पे यहाँ चला गया,
मैंने अपने रिजल्टेंट को चेंज नहीं करा, अभी भी रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, ये जो यहाँ पे टेल थी वो अभी भी वहीं पर ही होगा। और वो कहाँ तक जा रहा था, अपने पैरेललोग्राम के जहाँ पे एंड हो रहा था डायगोनल वहां तक जा रहा है, तो ये अभी भी इस पैरेललोग्राम के एंड पे है। सिंस मैंने इसे मूव करा है और ये दोनों पैरेलल होते हैं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो मैं इसे शिफ्ट करके अगर यहाँ तक लेके जाऊंगा तो पैरेललोग्राम के ये एक पॉइंट से दूसरी जगह तक जाएगा, एक्सट्रीम तक जाएगा। लेकिन ये जो इसका हेड होगा वो अभी भी उसके डायगोनल जहाँ एंड हो रहा है वहां तक ही जाएगा। तो हमारा जो ओवरऑल रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है। कहने का मतलब ये दोनों तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट करें, पैरेललोग्राम लॉ एक ट्रायंगल लॉ दोनों सेम ही है, हम ओवरऑल कर सेम चीज रहे हैं बट उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हमारे वेक्टर की। पहला ये कि हमारा जो वेक्टर सम होता है, वेक्टर सम होता है कम्यूटेटिव। कहने का मतलब अगर मैं v1 प्लस v2 लिखूं, यानी कि v1 से पहले v2 लिखूं, v2 से पहले अगर v1 लिखूं, या फिर अगर मैं v2 को पहले लिख दूं v1 से, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसको एज एन एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा क्या था, मैं मान लो मेरा v1 कुछ ऐसा है, मेरा v2 कुछ ऐसा है। मैं इसको अपने ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करता हूँ। मेरे पास सम करना है मुझे v1 और v2 का, ये v1 है और ये v2 है। मैंने v1 प्लस v2 करूंगा तो इसको मैं यहाँ लेके जाऊंगा। v1 प्लस v2 तो क्या था, जिसका पहला वाला उसके हेड पे दूसरे वाले का टेल टच होना चाहिए, और ये जो इन दोनों का सम होगा तो वो बेसिकली यहाँ से अपना फाइनल वेक्टर देगा। दूसरा मैं क्या करूँ, v2 प्लस v1, तो पहले क्या होगा v2 लेना है, मेरे पास v2 ये है, v2 में मुझे ऐड करना है v1, तो मैं क्या करूँगा v2 के हेड से स्टार्ट करूंगा, टेल तक हो जाएगा, तो मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो ये बन जाएगा v, तो ये v1 प्लस v2 ओवरऑल हमारे पास आ गया। बट एक चीज नोटिस करने की है, ये कम्युनिटी वाली प्रॉपर्टी के बाद, कि हमारा जो वेक्टर सम होता है वो स्केलर सम के इक्वल नहीं होता। स्केलर सम होने का मतलब क्या होता है, ये दोनों की जो लेंथ है v1 की जो मैग्नीट्यूड, ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ उसकी जो वो होगी लेंथ, मेजर करूंगा मैं स्केल से, v1 की मेजर करूंगा v2 की मेजर करूंगा, तो वो v के इक्वल नहीं होती। इससे सिंपली कैसे हम देख सकते हैं, ट्राइंगल लॉ देखो। ट्राइंगल लॉ क्या होता है कि जब दो ट्राइंगल्स की सम होता है, दो ट्राइंगल की दो साइड्स का सम, यहाँ पे मैं इसको मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख रहा हूँ, ट्राइंगल की दो साइड्स का सम इससे ज्यादा ही होता है तीसरे वाले से, या इसे एक सेकंड यहाँ से हटाओ। एक ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, ये भी क्या है, ये ट्राइंगल ही तो है, ये पूरी चीज भी एक ट्राइंगल है। मेरे पास क्या है, ट्राइंगल अगर एबीसी है मेरे पास, तो मुझे पता है कि ए प्लस बी का जो सम होगा वो ज्यादा ही होगा सी से। सिमिलरली बी प्लस सी का सम जो होगा वो ज्यादा होगा ए से। ऐसी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सी प्लस ए का सम भी ज्यादा होगा बी से। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब ये भी सिंस ट्राइंगल, तो मैं इसके अंदर जो मैग्नीट्यूड आएंगे वो क्या लिख सकता हूँ, b1 प्लस b2 जो होगा वो दो साइड्स हैं b1 प्लस b2, और तीसरी साइड क्या होगी मान लो c, तो क्या होगा b1 प्लस b2 जो सम है वो ज्यादा होना चाहिए। तो ये दोनों की इक्वालिटी वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी। जब इक्वालिटी सेटिस्फाई होती है तब ये तीनों की तीनों ट्राइंगल नहीं बनाते। जैसे ट्राइंगल प्रॉपर्टी में भी जब इक्वालिटी पूर्ण होती है तो वो ट्राइंगल नहीं बनाते, वो एक लाइन पे लाई करते हैं। सिमिलरली ट्राइंगल लॉ वो तब तभी कहते हैं इक्वालिटी होल्ड होगी वेक्टर सम और स्केलर सम में, जब ये ट्राइंगल एक लाइन पे लाई करेंगे। कहने का मतलब एक वेक्टर ये फाइनल रिजल्टेंट है जिसमें एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है। ये भी देखो दोनों चीज सेटिस्फाई कर रहा है, हेड टू टेल मिलाया हमने, ठीक है, और लास्ट वाले के उसके टेल से स्टार्ट करके उसके हेड तक लेके गए, तो हमारे जो फाइनल वेक्टर है वो भी इस फॉर्म में ही आ रहा है। ये हमारा v1 और v2 आ गए, बट हमारा टोटल जो v3 है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है ऐसे, तभी ये सेटिस्फाई होता है, उसके अलावा नहीं होता। अब यहाँ पे एक फाइनल अपने डेफिनेशन हम देख लेते हैं स्लाइड की, वो होती है वेक्टर कंपोनेंट्स। जो भी हम वेक्टर को बना रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर को जो इंडिविजुअल वेक्टरों से मिलके बना रहे हैं वो कंपोनेंट्स कहलाते हैं। कहने लगा ये जो वी वेक्टर है, मेरा वी वेक्टर, इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, v1 v, क्योंकि इन दोनों से मिलके वो v बना है तो वो उसका कंपोनेंट है। आई होप इट्स क्लियर। अब बात करते हैं हम कंपोनेंट्स के रिलेटेड ही। हम कंपोनेंट्स में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे टाइप के कंपोनेंट फाइंड करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो केस होता है जब हमारा वेक्टर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब इस केस में देखो, यहाँ पे v1 था और v2, वो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं v, v1 प्लस v2 v3 बना रहा है v, बट इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है जो 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से कुछ कम है। मतलब ये फाइव से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, इन दोनों के बीच का एंगल ये फाइव जो है वो 90 डिग्री से कुछ कम है। मुझे क्या करना है, इन दोनों को 90 डिग्री के इक्वल करना। तो मैं यहाँ पे नया, मेरा वी वेक्टर अभी भी वैसे का वैसे ही है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसको मैंने इस हिसाब से डिफाइन किया है कि उसके मैंने कंपोनेंट लिए कुछ एक्स और वाई पे जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री पे। मैंने उसका क्या किया, इसकी एक तरह से प्रोजेक्शन फोटो लिए। मतलब मैं अगर ऊपर से शेडो देखूंगा तो ये ऐसे जाके शेडो बन रही होगी, तो शेडो को मैं वी एक्स बोल सकता हूँ अलॉन्ग दिस डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो वो क्या होगा, मेरा वी एक्स जो होगा वो एक्स कॉम्पोनेंट होगा, और इसकी वाई वाली शेडो जो होगी वो वी वाई है जो कि वाई डायरेक्शन में होगी। इसका फायदा क्या है, ये दोनों के बीच में अब एंगल 90 डिग्री है। हम आगे देखना है कि जब ये दोनों बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो हमारा एनालिसिस काफी इजी हो जाता है। इसे तुम सामने से भी देख सकते हो,
अगर मैं इसे ट्राइंगल लॉ के टर्म्स में लिख रहा होता तो क्या होता, ये वी बाय शिफ्ट होकर यहाँ चला जाता, तो अब ये मेरा वी बाय यहाँ पे होता, डी वेक्टर है, मैं इसे शिफ्ट कर सकता हूँ। ये अब यहाँ पे वाले केस में वी टू मेरा यहाँ था। अब फर्क क्या है कि यहाँ पे वी वन और ये जो वी टू है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है जो 90 डिग्री से ज्यादा है। ये वाला एंगल है, ये फाई है, हमने डिफाइन किया था ना, ये वाला एंगल फाई है। यही चीज जब शिफ्ट होगी तो वो एंगल अब ये वाला फाई होगा उस साइड पे। सो हमारे एंगल फाई 90 डिग्री नहीं होने की वजह से हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। बट सिंस हमारा ये वाला ट्राइंगल और इसका रेशियो, हम ट्रिग्नोमेट्री भी यूज नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या होता है, हमें एक RHS ट्राइंगल चाहिए होता है, राइट एंगल वाला ट्राइंगल चाहिए होता है। सो बेसिकली हमारा ये 90 डिग्री होने की वजह से वी ए वाई और वी एक्स के बीच में 90 डिग्री एंगल होने की वजह से ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल पे हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम और अपने साइन और कोसाइन ये डिफाइन कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाले रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। इस वजह से हमारा ये ज्यादा प्रेफरेबल है ओवर दिस अबव वाला केस। वहाँ पे हम कोसाइन लॉ से कर सकते हैं, कोसाइन लॉ काफी थोड़ा लेंथी होता है, काफी थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। स्टिल अपना काम इजी करने के लिए इट्स बेटर टू डिफाइन कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर केस। तो यहाँ पे थीटा डायरेक्टली कैसे आ जाएगा, tan इनवर्स ऐसा, इसको हम सीधा देख सकते हैं कैसे डिराइव हो रहा है। थीटा ये है, थीटा में हमारा ये परपेंडिकुलर क्या है, डी बाय, और हमारा बेस क्या है, वी एक्स। हमारा tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे हमने क्या किया, बस tan को उधर लेके गया तो वो इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो हमने यही चीज आ जाएगी tan इनवर्स। हम थीटा के टर्म्स, हम थीटा यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और थीटा एंगल क्या है, हमारा जो ये रेफरेंस एक्स है, इससे वो हमारा वी वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है। अब यहाँ पे दो अलग डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। पहली चीज हमारा जीरो वेक्टर और दूसरा हमारा यूनिट वेक्टर। जीरो वेक्टर बेसिकली क्या करता है, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो जीरो होता है, बट वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ये जीरो की तरह काम करता है जैसे हमारे स्केलर्स में। बट क्या होता है, किसी समय वेक्टर्स में डायरेक्शन की नीड होती है, इसीलिए हम इसे डायरेक्शन तो असाइन कर रहे हैं। तो हमारा जीरो वेक्टर बेसिकली ऐसे एक पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन पे जाने वाला एक वेक्टर, इसकी लेंथ मैं डिफाइन नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं भले ही दिखा रहा हूँ, बट एक्चुअली उसकी कोई डायरेक्शन, मतलब उसकी कोई लेंथ नहीं होगी, क्योंकि वेक्टर्स का बेसिकली लेंथ जो होता है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जीरो मैग्नीट्यूड है, इसका कोई लेंथ तो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, बट एज अ डायरेक्शन के टर्म्स में समझ सकते हो कि ये अगर डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन कहीं पे भी ले सकता हूँ मैं। ये किसी वेक्टर में ऐड कर सकता हूँ, वो सेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेक्टर तभी ऐड हो सकते हैं, इजीली ऐड हो सकते हैं स्केलर वाइज, जब उन दोनों की डायरेक्शन सेम हो। इसकी कोई डायरेक्शन है, मैं किसी वेक्टर के साथ इसको ऐड कर सकता हूँ। सिंस इसका मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है तो उसके मैग्नीट्यूड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन भी वही रहेगी। तो उस किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड करने पे उस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है अपना यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर जिसकी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बस उसका मैग्नीट्यूड वन हो, मैग्नीट्यूड वन है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये कैसे काम करता है, जैसे हमारा वन काम करता है, इसको मैं किसी भी वेक्टर के अंदर ऐड कर दूंगा तो वो उसका मैग्नीट्यूड वन से बढ़ जाएगा। डायरेक्शन सेम है इसलिए मैं डायरेक्टली सम कर सकता हूँ। पॉइंट टू बी नोटेड, जो हमने वहाँ पे ये चीज डिस्कस करी थी हमने पैरेललोग्राम ब्लॉक में। तो हमारा यूनिट वेक्टर इस हिसाब से डिफाइन हो रहा है, जो कि वन का काम कर रहा है फॉर आवर वेक्टर्स। इसके संग मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। इस वीडियो में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी रिगार्डिंग दिस वेक्टर। अभी भी काफी सारी चीजें वेक्टर से रिलेटेड बची हुई हैं, वो हम आगे वाली आने वाली वीडियोस में देखेंगे। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।